दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ रिश्ते कैसे रखने हैं, ये बिल्कुल आपने सही कहा। तो एसके सरकार साहब, जो बात आरती टिक्कू सिंह कह रही थी कि उनके अपने कंपल्शन है और इस कंपल्शन में कई सारे बयान चुनाव के दौरान आ भी रहे होते हैं। एक तरफ कहा जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है बहुत ही फैंटास्टिक मैन हैं, एक तरफ कहा जाता है कि भारत ड्यूटीज़ का सबसे बड़ा एब्यूज़र है। तो इस तरह के जब बातें होती हैं, ख़ास तौर से ड्यूटी को लेकर के, ट्रंप के टेन्योर फर्स्ट को हम लोगों ने देखा कि कितना कई बार ड्यूटी 25% तक स्टील पे बढ़ा दी गई, एल्युमिनियम पे 10% तक दी गई, प्रेफरेंशियल स्टेटस ख़त्म कर दिया गया। तो अब आप लोग बिजनेस कम्युनिटी होने के नाते आप लोगों का क्या मानना है कि इस तरह के जो फैक्टर हैं वो वाकई इस इलेक्शन में काम करेंगे जब कोई वोट देने जाएगा, खासतौर से इंडियन अमेरिकन, वहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं जिनके बिजनेस अलग अलग देशों में भी हैं? पहले मैं दो बातें कह दूंगा आपसे कि मैं इंडो अमेरिकन चैम्बर का नेशनल प्रेसिडेंट था, मैं रह चुका हूँ, पर आज की तारीख में मेरी टर्म खत्म हो चुकी है, तो मैं फॉर्मर प्रेसिडेंट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि शायद आपके ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। अभी जैसे आरती जी बात कर रही थी, अरुण साहब बात कर रहे थे, तो कुछ क्लैरिटी थोड़ी सी कम आ रही थी, तो थोड़ा ऑडियो को भी जरा देख लीजिए, कोई शायद टेक्निकल ग्लिच आ रहा होगा। अब हम आते हैं इंडियन इमिग्रेंट्स के ऊपर। हमारा जो है वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट कम्युनिटी जो अमेरिका में है। हम आज 52 लाख के करीब हम हैं वहाँ पे टोटल, जिसमें से कोई 18 साल के ऊपर के होंगे कोई 39 लाख, और वोट देने वाले हैं कोई 26 लाख। वोट अवेयरनेस जो इंडियंस में है, जो इंडियन इमिग्रेंट्स हैं, उनमें आज की तारीख में काफी हो चुकी है, और वो अमेरिकन पॉलिटिक्स में काफी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो मेरी उनसे बात करने में जो लगता है, तो वो एक्टिवली पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। और क्योंकि वो अमेरिकन इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा सहयोग है, चाहे आप टैक्स के हिसाब से सोच लीजिए या इनकम के हिसाब से सोच लीजिए। मैं आपको एक थोड़ा सा उदाहरण भी दे दूं यहाँ पे, कि अगर आप मीडियन इनकम देखेंगे, ये जो इंडियन इमिग्रेंट्स हैं वहाँ पे, उनका आता है $1,53,000, यानी कि कोई 1.25 करोड़ से ऊपर ही होगा, कोई 1,28 लाख, विच इज काफी बड़ी फिगर है। तो और इंडियंस को काफी वहाँ पे काफी रिस्पेक्ट मिलती है, वहाँ पे काफी माना जाता है उनको। और हम जो है मैंने जो देखा है इंडियंस को जो अमेरिका में हैं, उनको वो इकोनॉमिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, वो उनको पॉलिटिक्स में इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं मिलती है, नहीं करते नहीं है। अगर आपको मैं थोड़ा सा एग्जांपल भी दे दूं, अगर आप निकी हेली और वो विवेक रामास्वामी का भी नाम सुना होगा आपने, तो हालांकि इनका इंडियन कनेक्शन है, बट इंडियंस की तरफ से कोई इतना उनकी तरफ झुकाव मेरे को तो कम से कम नजर नहीं आया। और इवन कमला हैरिस की तरफ अगर इंडियन कनेक्शन की हम बात करें, तो वो उतना झुकाव नहीं है। मेरे कहने का मकसद ये है कि अल्टीमेटली जो इंडियंस वहां पे हैं, उनके लिए इकोनॉमिक्स मैटर्स द मोस्ट। उनके लिए जो है वो इकोनॉमिक्स की तरफ वो ज्यादा ध्यान देते हैं, और उस चीज को लेके हमें आगे बढ़ना है। तो अगर आप बिल्कुल आपने सही कहा कि इकोनॉमिक्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, हम लोग को उस तरफ लेके आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन इमिग्रेशन का जो मुद्दा आपने उठाया, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि इमिग्रेशन को लेके जिस तरीके के बयान इलेक्शन कैंपेन के तहत आ रहे हैं, कमला हैरिस के, डोनाल्ड ट्रंप के, तो दोनों बयानों में बहुत सारा अंतर दिख रहा है। जहाँ डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव देख रहे हैं, बिल्कुल आक्रामक तरीके से इमिग्रेशन के खिलाफ वो कदम उठाने की बात कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं। दूसरी तरफ कमला हैरिस थोड़ा सा सॉफ्ट है इस कॉर्नर पे। दूसरी तरफ एक फैक्ट ये भी है कि जितने लोगों को पिछले साल वर्क वीज़ा दिया गया, उसमें से मैं पढ़ रहा था 72% से ज़्यादा इंडियन हैं, तो सबसे ज़्यादा वर्क वीज़ा पाने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ इलेक्शन की पोस्चरिंग है दोनों कैंडिडेट की, या फिर वाकई इलेक्शन के बाद कुछ दिखेगा? ट्रंप की ओर से तो बिल्कुल पोस्चरिंग नहीं है, ये उनका कन्विक्शन है, सही है गलत है वो अपनी जगह है, लेकिन उनका ये मानना है कि इमिग्रेशन जिस तरह से हो रही है अमेरिका में वो ठीक नहीं है, और जिस तरह की टॉक्सिक भाषा वो यूज करते हैं इमिग्रेंट्स के बारे में, वो भी ठीक नहीं है। लेकिन आपने जिक्र किया कमला हैरिस की पॉलिसीज का, तो जब तक
दी टेक इंडस्ट्री जहां तक हावी रहेगी पॉलिसी मेकिंग पे, तब तक इंडियन प्रोफेशनल को यहाँ आना जिस तरह से रहा है पिछले 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ, वो वैसे ही रहेगा, उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। मैं ये भी जानता हूँ कि ट्रम्प के आने के बाद भी ये जो मामला है, जैसे H1B हुआ, उसमें भी कोई खास इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उनको भी टेक इंडस्ट्री से कनेक्शंस अपने बनाए रखने हैं, ट्रम्प कैंपेन को भी। तो इमिग्रेशन इंडियन स्टैंड पॉइंट से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि ये जरूर है कि जो लोग इलीगली आ रहे हैं वो बॉर्डर के थ्रू, मैक्सिकन बॉर्डर के थ्रू, उनको जरूर ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन में काफी फर्क पड़ेगा। और क्योंकि आप जानते हैं कि इमिग्रेशन इतना बड़ा मुद्दा है अमेरिका में, तो अगर कमला हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन आती भी है तो वो भी इस बार बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से कहीं ज्यादा मेरे ख्याल से वो टफ अप्रोच रखेंगे बॉर्डर पे। तो इमिग्रेशन विल बी डेफिनेट इश्यू फॉर द नेक्स्ट 4 years, नो मैटर हु कम्स टू पावर। बट इंडिया को इस तरह से खास वरी मैं नहीं देखता हूँ। बिल्कुल, आप इंडिया को खास वरी नहीं देखते हैं। अरुण कुमार सिंह साहब, आपका क्या मानना है? चूंकि ये बात सही है कि जो रणनीति है उसके तहत बिल्कुल आप इमिग्रेशन पर बहुत सख्त पाबंदी लगा देंगे, इंडिया को इग्नोर कर देंगे, ये कितना प्रैक्टिकल हो पाएगा यूएस के लिए? और दूसरी बात कि यूएस के पास एक ये भी है कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें जब चाइना और इंडिया के बीच में चुनने की बारी आएगी, तो जो ग्लोबल सप्लाई चेन में इंडिया की भागीदारी बढ़ती जा रही है, तो वहाँ पे इंडिया के लोगों के इमिग्रेशन को लेके कुछ सॉफ्टनेस देखने को मिलेगी, या फिर इंडिया बेहतर बार्गेन कर पाने की हालत में रहेगा नई गवर्नमेंट के साथ? तो मैं इनसे काफी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि एक माहौल जो वहाँ बन रहा है उससे इमिग्रेशन को लेकर स्ट्रिक्ट मेजर्स की हम अपेक्षा कर सकते हैं। कोई भी आए, डोनाल्ड ट्रंप आए तो शायद ज्यादा स्ट्रिक्ट हो, कमला हैरिस भी आए तो स्ट्रिक्ट होगा, लेकिन ये ज्यादा इफेक्ट करेगा इलीगल इमिग्रेशन पे। जहां तक लीगल माइग्रेशन का सवाल है, कुछ हद तक H1B पे कमी हो सकती है, लेकिन वहां भी मुझे याद है जब मैं वहां था तब भी कुछ रिस्ट्रिक्शन आए थे H1B वीजास पे। उस समय भी अमेरिकी सरकार कहती थी कि रिस्ट्रिक्शन तो आए हैं, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज जो वीजा मिल रहे हैं इसमें वो भारतीय मूल के लोगों को ही मिल रहे हैं। तो एक तो वो बात है, और अमेरिका को पता है कि अगर चीन उनका मेन कंपेटिटर है और अमेरिका ग्लोबल लीडरशिप रखना चाहता है इनोवेशन में और टेक्नोलॉजी में, तो भारत का जो ह्यूमन कैपिटल है वो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर है, क्योंकि चाइना की जनसंख्या है 1.4 बिलियन पीपल, और कौन सा ऐसा देश है दुनिया में जिसके पास 1.4 बिलियन पीपल है? वो इंडिया है। सो आप किसी भी मेजर अमेरिकन कंपनी को देखें, वो या तो अमेरिका में काम कर रहे हो या इंडिया में काम कर रहे हो, इंडियन स्किल्ड ह्यूमन कैपिटल को यूज कर रहे हैं कटिंग एज R&D और टेक्नोलॉजी में। सो एक तो वो सवाल है। दूसरा, अगर वो लीगल इमिग्रेशन पे थोड़ा रोक लगाते भी हैं, H1B पे रोक लगाते भी हैं, तो अगर अमेरिकी कंपनी उसके बदले इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और इंडिया में ह्यूमन कैपिटल को यूज करते हैं, तो उससे भी हमारा फायदा है। तो अभी के जो आप रिपोर्ट्स देखेंगे, 1600 ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स वेस्टर्न कंपनीज ने इंडिया में सेटअप किया है। इसमें 7% अमेरिकी कंपनी है। इसमें हजारों की संख्या में लोग एम्प्लॉय हो रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ बैक एंड वर्क नहीं, कटिंग एज R&D और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट वर्क हो रहा है। इससे अमेरिकी कंपनियों, यूरोपीय कंपनियों को फायदा हो रहा है, लेकिन भारत में भी फायदा हो रहा है। और ये यहाँ पे जो काम हो रहा है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में, वो इंडियन मार्केट के लिए नहीं, इन कंपनीज के ग्लोबल मार्केट के लिए कम हो रहा है। तो हमको दोनों चीजों पे ध्यान रखना चाहिए कि एक तो लीगल माइग्रेशन, H1B वीजा, उसके क्या इम्पैक्ट है, बट लेकिन उसके अलावा इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स में जो इन्वेस्टमेंट है वो किस दिशा में जा रहे हैं। और लोग कह रहे हैं कि ये काफी बढ़ रहे हैं, 2030 तक शायद 2400 सेंटर्स इस तरह के बन जाए। तो मुझे इस बात पे इंडिया को लेके उतनी परेशानी नहीं नजर आ रही। इसके लिए ये मुद्दा इसलिए ज़्यादा ज्वलंत हो जाता है आनंद आहूजा साहब कि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट की रणनीति हम अपनाएंगे, इसके लिए क्या क्या कदम उठाएंगे उसका जिक्र उन्होंने इलेक्शन कैंपेन में किया। दूसरी तरफ सबसे ज़्यादा डिपोर्टेशन जो हुआ है वो आपको मौजूदा सरकार के कामकाज में हुआ है, कार्यकाल में हुआ है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि बैलेंस रणनीति अपनाएंगे? अगर मान लीजिए कमला हैरिस आती हैं तो उनकी रणनीति क्या
अभी के बाइडेन की रणनीति से बिल्कुल अलग होगा इमिग्रेशन फ्रंट पे, या फिर मोटे तौर पर उसी के साथ सिंक करता हुआ आगे बढ़ेंगी? लक्ष्मण जी, जहां तक अमेरिका के अंदर इमिग्रेशन का मुद्दा है, मुद्दा ये है कि इलीगल इमिग्रेशन वर्सेस लीगल इमिग्रेशन। अगर आप देखिए अच्छा। डोनाल्ड ट्रंप ने कई बार कहा है कि हमें ज्यादा फोकस जो है, ज्यादा जोर जो है वो स्टेम इश्यूज पे, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के जो एरियाज हैं उन पर हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक कहा है, अगर आपने उनकी इस बार इलेक्शन की स्पीचेस में सुना होगा, तो उन्होंने यहाँ तक कहा है कि जब यहाँ पे फॉरेन स्टूडेंट्स इन 4 एरियाज के अंदर डिप्लोमा या डिग्री लेते हैं, तो डिप्लोमा और डिग्री के साथ हमें उनको ग्रीन कार्ड भी दे देना चाहिए, क्योंकि ये फॉरेनर्स यहाँ आते हैं, हमारे यहाँ से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ के अंदर डिग्री लेके अपने कंट्री में वापस चले जाते हैं और वहां जाके ये हमारे कंपटीटर बन जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो फिलॉसफी है, पॉलिसी है, वो ये है कि जो प्रोफेशनल्स हैं उनको प्रायोरिटी देनी चाहिए। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसी है वो ये है कि फैमिली बेस्ड जो इमिग्रेशन है, लीगल इमिग्रेशन है, उस पर जोर देना चाहिए। आपको मैं यूएसए की इमिग्रेशन लॉज के बारे में बताऊं कि आज अगर मैं यूएसए सिटीजन अपने भाई को इंडिया से स्पॉन्सर करता हूं, तो मेरे भाई को लीगल तरीके से आने में 30 साल लगते हैं। 30 साल से पहले वो यहाँ नहीं आ सकता है। उसी भाई को अगर मैं एक एजेंट के थ्रू मैक्सिको के बॉर्डर से क्रॉस करा के यूएसए में एंटर कराता हूँ, तो उसको 1 हफ्ते के अंदर वर्किंग परमिट मिल सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ये कह रहे हैं कि ये एक मौकरी है कि जो लॉ को वो तोड़ते हैं, जो कानून को तोड़ते हैं, हम उनको जो है वो बेनिफिट्स दे रहे हैं, उनको तो हम इनाम दे रहे हैं कि आप आइए यहाँ पे और आप आके हमारे से यहाँ पे वर्क परमिट ले लीजिए, क्योंकि आप बॉर्डर क्रॉस करके आए हैं, कहो तो हम आपके गले में फूलों का हार भी डाल देते हैं। और जो बेचारे लॉ को मान रहे हैं उनको हम पनिश कर रहे हैं कि आप 30 साल तक अपने कंट्री के अंदर वेट करिए, क्योंकि आप लीगल तरीके से आना चाहते हैं। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। कमला हैरिस की पॉलिसी जो है, बाइडेन की जो पॉलिसी है, आपने देखा है कि पिछले 4 सालों में इलीगल इमिग्रेंट्स कितने क्रॉस किए हैं। और इलीगल इमिग्रेंट्स का जहां तक सवाल है, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि हम अमेरिका को इस बात पे क्रिटिसाइज क्यों करते हैं। आप इंडिया में बैठे हैं, आप बांग्लादेश से क्या बांग्लादेशीज को इंडिया में क्रॉस करने की इजाजत दे देंगे? क्या पाकिस्तान से लोगों को भारत में क्रॉस करने की इजाजत दे देंगे? एक कंट्री का अगर बॉर्डर ही खोल दिया जाए, एक कंट्री जिसका बॉर्डर ही ना रहे, तो उसकी सॉवरेनिटी कहाँ रहेगी? तो ये एक मुद्दा है जो हमें समझना चाहिए।